नमस्कार प्यारे बच्चों, पीके ज्योग्राफी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम 11th क्लास का ज्योग्राफी का जो इंडिया का मैप का पार्ट है उसको देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंडिया का आधा जो मैप है बच्चों सिलेबस में जो आपके वो हमने कर लिया था, उसका आधा पोर्शन बचा हुआ हिस्सा जो है हम आज करेंगे। जिस बच्चे ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है जा करके उसको पूरा देखें। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर सवाल किस तरीके से आएंगे। तो बच्चों मैंने उस वीडियो के अंत में भी आपको 5 सवाल जो है प्रैक्टिस के लिए दिए थे। मुझे लगता है कि आपने वीडियो जो है अभी पूरी नहीं देखी है, तो जिन बच्चों ने पिछली वीडियो कंप्लीट नहीं की थी वो जा कर के पहले पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। और लास्ट में आपको 5 सवाल दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। उसके बाद हम जो सिलेबस हमारा बच गया था उसकी बात करते हैं और बचा हुआ सिलेबस आज हम कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने भारत की स्थिति से संबंधित जो आपका पोर्शन है, आपका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, मानक मध्याह्न रेखा, कर्क रेखा, मुख्य बिंदु, ये सब हमने कर लिए थे। उसके अलावा हमने पर्वतों के बारे में कर लिया था, आपकी प्रमुख चोटियां जो है हमने कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे बच्चों बचे हुए सिलेबस की, उसमें सबसे पहले आता है आपके प्रमुख दर्रे। तो कुछ दर्रे हैं बच्चों, सिपकिला, नाथुला, और उसके बाद आपका पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट। ये 5 जो दर्रे हैं बच्चों ये आपके सिलेबस में हैं। दर्रे होते क्या हैं बच्चों? दर्रे जो है वो होते हैं आपके पहाड़ों के बीच में गहरे भाग, जहाँ से आने जाने के लिए जिसे लोग इस्तेमाल करते हैं, ये पहाड़ों में रास्ता बनाने का काम करते हैं। एक किस्म से ये पहाड़ों को पार करने के लिए गहरे रास्ते होते हैं। तो अगर हम बात करें आपके सिलेबस में जो भी दर्रे हैं उन सब की, तो सबसे पहला जो है वो है आपका यहाँ हिमाचल प्रदेश में, ये आपका सिपकिला दर्रा। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति का जो इलाका है बच्चों, वहाँ पर आपका ये सिपकिला दर्रा है, जहाँ से ये आपकी सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये जो दर्रा है बच्चों, यहाँ पर पेपर में आपसे यहाँ निशान लगा दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा ABCD कुछ भी, और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा दर्रा है। तो आपको बच्चों बताना है कि ये आपका सिपकिला दर्रा है या फिर सिपकिला है, ताकि बस आपको लोकेशन याद करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे कल की वीडियो में हमने किया था कि यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम बताओ। आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये है बच्चों काराकोरम। तो इस प्रकार आपको जो मैप में मैं लोकेशन करवा रहा हूँ, आपको वो लोकेशन याद करनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो सिपकिला दर्रा आपको बच्चों याद रहेगा, यहाँ सिपकिला दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से चीन या तिब्बत के साथ भारत जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपके सिलेबस में है बच्चों नाथुला दर्रा। तो ये नेपाल है और ये भूटान है, इनके बीच में यहाँ सिक्किम में अपना एक दर्रा है बच्चों यहाँ पर, जिसका नाम है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है? नाथुला दर्रा है सिक्किम में। तो उत्तर भारत में या हिमालय में 2 दर्रे हैं जिन जो आपके सिलेबस में, दर्रे तो सैकड़ों हैं पर आपके सिलेबस में केवल 2 हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकिला और सिक्किम में आपका नाथुला। तो आपको ये 2 याद रखने हैं कि सिपकिला और नाथुला कहाँ है। उसके बाद आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ बात करते हैं, तो वहाँ पर 3 दर्रे हैं बच्चों जो हैं आपके सिलेबस में हैं। उनकी बात करते हैं तो यहाँ महाराष्ट्र के ऊपरी बॉर्डर के पास आपका थाल घाट, ये आपको पता है ना कि ये महाराष्ट्र है। जिस बच्चे को अभी तक लोकेशन याद नहीं है वो इंडिया के मैप की जो हमारी वीडियो है जिसमें कहानी के जरिए आपको हर राज्य की लोकेशन याद करवाई गई है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। काफ़ी छोटी सी वीडियो है और बड़ी मज़ेदार कहानी के साथ हमने लोकेशन को आपको याद कराया। तो इसमें महाराष्ट्र में ऊपरी भाग में आपका थाल घाट, यहाँ मध्य में है आपका भोर घाट। तो आपको दोनों याद रखने हैं बच्चों, ऊपरी भाग आपका थाल घाट और बीच में आपका भोर घाट। तो महाराष्ट्र में आपके 2 हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आ जाए यहाँ पर तो ये है बच्चों आपका पाल घाट, जो कि केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है आपका पाल घाट। ठीक है, सबसे नीचे पाल घाट, ये आपका बीचों बीच भोर घाट, ऊपरी भाग में महाराष्ट्र में आपका थाल घाट, और आपका हिमाचल प्रदेश में यहाँ सिपकिला, सिक्किम में यहाँ नाथुला। तो ये 5 दर्रे हैं बच्चों जो आपको याद करने हैं जो आपके सिलेबस में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में कुछ पठार हैं बच्चों।
और जो इम्पोर्टेंट जो पठार हैं आपके सिलेबस में वो है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय और दक्कन का पठार। 4 पठार हैं आपके सिलेबस में। देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पठार कहाँ पर हैं। अगर हम बात करें बच्चों मालवा के पठार की, तो ये जो आपका एमपी का जो भाग है, मध्य प्रदेश का भाग है, थोड़ा सा राजस्थान के भाग को हम ले लेंगे, तो इस भाग में फैला हुआ है आपका मालवा का पठार। मालवा का पठार अगर हम देखें तो भारत के लगभग बीचों बीच भाग में है। तो अगर आपको यहाँ मध्य प्रदेश के पास इस तरीके से निशान लगा दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा पठार है, तो आपको बताना है कि ये मालवा का पठार है। दूसरा बच्चों, यहाँ आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ बिहार, कुछ उड़ीसा और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का ये वाला भाग, अगर यहाँ पर आपका निशान लगा हो और पूछ लिया जाए कि ये कौन सा पठार है, तो ये है बच्चों आपका छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है बच्चों? ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। ये जो पठार है ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। ये आपका लाल कलर में जो दिख रहा है मालवा का पठार, ये आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में भारत के सबसे ज़्यादा खनिज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, ये बांग्लादेश के ऊपर ये है आपका मेघालय। तो मेघालय के अंदर आपको निशान लगा हुआ अगर मिले तो ये है आपका मेघालय का पठार। ठीक है, मेघालय में आपका मेघालय का पठार। अब यहाँ आपको याद रखना है कि मेघालय के अंदर 3 पर्वत श्रेणियां भी हैं। अगर आपसे कुछ इस तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि ये पर्वत श्रेणियों में से नाम पूछ ले आपसे, तो फिर पर्वतों का नाम बताना है। सबसे पश्चिम में आपकी है गारो, मध्य में आपकी खासी और यहाँ आपकी जयंतियाँ। लेकिन अभी हम पठारों की बात कर रहे हैं। ये पहाड़ियों की, पर्वतों की बात हमने पिछली वीडियो में की है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। यहाँ अगर पठार की बात करें मेघालय में, तो ये है आपका बच्चों मेघालय का पठार। 3 हो गए। चौथा जो है वो भारत का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा पठार, ये जो है सारा का सारा दक्षिण भारत का ये जो हिस्सा है, ये है आपका दक्कन का पठार। ये है आपका दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार जो है बच्चों, उसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से। एक दरारी ज्वालामुखी का उद्भेदन भारत, प्रायद्वीपीय भारत में हुआ था, जिससे आपका दक्कन का पठार बना है। और दक्कन के पठार में आपको पता है बच्चों काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो अगर हम इसको एक साथ देखें, सभी को जूम कम करके, तो ये जो लाल वाला भाग है, ये वाला आपका ये मालवा का पठार, ये आपका छोटा नागपुर का पठार, ये आपका मेघालय का पठार और ये आपका सबसे बड़ा दक्कन का पठार। तो पठार की बात करें तो ये 4 पठार जो हैं बच्चों आपके सिलेबस में थे। इस तरीके से कोई एक आपको दे दिया जाएगा, यहाँ मान लो निशान लगा दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा पठार है, आपको बताना है कौन सा है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रा बताओ कि ये कौन सा पठार है। ठीक है, पठारों के बाद अगर हम बात करें तो हमें पता है कि भारत की बहुत बड़ी समुद्री रेखा जो है लगती है। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो समुद्र के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो हमें कुछ तटीय मैदानों की बात करनी है बच्चों। सौराष्ट्र का मैदान, कोंकण, उत्तरी और दक्षिणी कन्नड़, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, इन तटों के बारे में हमें बात करनी है। चलो मैप के ऊपर इनकी बात करते हैं, आसानी से इसको समझते हैं। तो ये जो बाउंड्री है बच्चों, आप देख रहे होंगे, एक मैंने भारत उसके पड़ोसी देशों की वीडियो बनाई थी, उसमें बताया गया था कि भारत की ये जो सीमा है ये अलग अलग देशों के साथ लगती है, ये स्थलीय सीमा है। और ये जो नीचे की जो बाउंड्री है बच्चों, ये वाली जो बाउंड्री है आपकी, ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो भाग है भारत का, ये जो बाउंड्री है ये समुद्र के साथ लगती है। इसे भारत की समुद्री सीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब भारत की समुद्री सीमा की अगर हम बात करें तो ये यहाँ ये गुजरात से लेकर के यहाँ पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। तो जब बात करते हैं हम गुजरात की, तो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9।
तो भारत के 9 ऐसे राज्य है बच्चों जिनकी बाउंड्री जो है आपकी समुद्र के साथ लगती है। और हमने पढ़ा था कि समुद्र की जो बाउंड्री, जो सतल भाग की वो बाउंड्री जो समुद्र के साथ लगती है उसे हम तटीय भाग बोलते हैं। तो यहाँ का जो मैदानी भाग है उसको बच्चों हम तटीय मैदान बोलते हैं और इसे बोलते हैं हम तट। तो भारत की तट रेखाओं की बात करनी है तो ये जो भाग है ना, ये पश्चिमी भाग है, ये पूर्वी भाग है, यहाँ अरब सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। तो अब इसका जो भाग अरब सागर के साथ या बंगाल की खाड़ी के साथ लगता है उसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे ये जो गुजरात का ये जो भाग है, गुजरात की जो बाउंड्री लगती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं सौराष्ट्र तट। क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र तट। आपसे यहाँ पर मैप में निशान लगा दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा तट है, तो आपको बताना है कि ये सौराष्ट्र तट है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, ये वाला महाराष्ट्र के साथ जो बाउंड्री लगती है इसको हम बोलते हैं बच्चों कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण। ये जो हिस्सा है ये है आपका कोंकण तट। आपसे मैप में पूछ सकता है, यहाँ निशान लगा दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा हिस्सा है, तो आप बताएंगे कोंकण तट। उसके बाद ये जो कर्नाटक के साथ लगता है, कर्नाटक के साथ लगते हुए भाग को बोलते हैं बच्चों कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ या कनारा, कन्नड़ या कनारा। अब कर्नाटक की लैंग्वेज भी कन्नड़ है तो वहां से ये शब्द जो है आपको मिलता जुलता सा मिल गया है, कन्नड़ या कनारा। अब केरल की लैंग्वेज है मलयालम और केरल के साथ लगते हुए भाग को बोलते हैं मालाबार। तो लगभग लगभग मिलता जुलता है, म से मलयालम और म से मालाबार। तो केरल के साथ लगते हुए भाग को हम बोलेंगे मालाबार। ये आपका मालाबार, इसके ऊपर आपका कन्नड़ तट, उसके ऊपर आपका महाराष्ट्र में कोंकण तट और गुजरात में आपका सौराष्ट्र तट। तो याद रखना है बच्चों, पश्चिम में 4 भाग करेंगे हम, सौराष्ट्र तट, उसके बाद आपका कोंकण तट महाराष्ट्र में, कर्नाटक में आपका कन्नड़ तट और केरल में आपका मालाबार तट। तो इधर भी इसका जो भाग होगा उसको हम किस तरीके से बांटेंगे, तो ये जो भाग है यहाँ आंध्र प्रदेश और इसके साथ का भाग जो है यहाँ तक का, नीचे आपका कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी तक का ये जो भाग है बच्चों, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं इसको हम? कोरोमंडल तट। आपको याद करना है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है कोरोमंडल तट, आपको वहां से नाम देखना है और यहाँ पर उसको याद कर लेना है। और ये अगला जो भाग है यहाँ से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ जो लगता है इसको हम बोलते हैं बच्चों मालाबार तट। इसको हम क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो मालाबार तट, यहाँ आपका मालाबार तट, ये आपका कोरोमंडल तट, ये आपका उत्तरी सरकार, इसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। बाय मिस्टेक मैंने इसको मालाबार बोला। ये आपका उत्तरी सरकार, ये आपका कोरोमंडल तट, ये आपका मालाबार, ये आपका कन्नड़, ये आपका कोंकण और यहाँ आपका सौराष्ट्र। ये इसको बच्चों मैंने जानबूझकर यहाँ पर पहले से नहीं लिखा है। क्यों? अगर मैं इसको पहले से लिख देता तो थोड़ा सा आपको याद जल्दी हो जाता, समझ में जल्दी आ जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसकी स्वयं प्रैक्टिस करें। मैं आपको बताऊंगा, आप अपना मैप लें, उसमें साथ के साथ भरें। अगर आप एक बार साथ के साथ भर लेंगे तो मैं कहता हूँ कि आपको ये लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो मेरा मकसद ये है कि आप इस चीज़ को लंबे टाइम तक याद रखो, थोड़ा सा मेहनत आप खुद भी करो। तो ये आपके 4 तटीय भाग थे बच्चों, 6 जो भी हैं उन्हें हमें सिलेबस में, वो हमारे सिलेबस में हैं। उसके बाद आपके 2 द्वीपीय भाग हैं, एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा आपका लक्षद्वीप। इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो अरब सागर का ये वाला जो भाग है बच्चों, यहाँ जो ये दिखाया गया है ये है आपका अरब सागर में लक्षद्वीप। इसकी खास बात ये है कि बच्चों ये प्रवाल से बना है। प्रवाल एक जीव होता है, उसके मरने के बाद उसके खोल से के जमा होने से ये द्वीप बना हुआ है, तो इसलिए इसको प्रवाल द्वीप भी बोलते हैं। तो भारत का कौन सा द्वीप जो है वो प्रवाल द्वीप है? तो आपका लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है। इसके अलावा भारत का जो दूसरा द्वीपीय भाग है वो है ये बच्चों, जिसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। कौन सा भाग है ये? इसको हम क्या बोलते हैं? ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में।
ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ आपका लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है। दो ही द्वीप थे और मैंने पहले भी इनको वीडियो में आपको याद कराया है, काफ़ी आसान है। पिछली वीडियो में हमने कहा था, याद किया था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर हम मुख्य भूमि की बात ना करें, इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ आपका अंडमान निकोबार के सबसे निचले भाग ग्रेट निकोबार में आपको देखने को मिलेगा, जिसका अक्षांश कितना है बच्चों, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर। ठीक है, तो ये था आपका द्वीप समूह, यहाँ लक्षद्वीप और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में बच्चों कुछ नदियां हैं और कुछ झीलें हैं एवं कुछ खाड़ी भी हैं। तो सबसे पहले हम नदियों की बात करेंगे। आपके सिलेबस में नदियां जो है, सबसे पहले आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, फिर आपकी सिंधु नदी, सिंधु की सहायक सतलुज नदी, गंगा, यमुना, चंबल, दामोदर, महानदी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियां जो हैं आपके सिलेबस में हैं। एक बार हम उनको जा करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां जो है आपके सिलेबस में। नदियां थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैप में मैंने इनको लिख करके समझाने की कोशिश की। यहाँ ये सारी नदियाँ लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम उत्तरी नदियों की बात करते हैं जो हिमालय से निकलती हैं बच्चों। और हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम आपकी सिंधु नदी की। ये आपकी सिंधु नदी बच्चों, जो कि चाइना या कहें हम तिब्बत से निकलती है और उसके बाद भारत के लद्दाख में आकर के पाकिस्तान में चली जाती है। ये सबसे ऊपर आपकी सिंधु नदी। अगर यहाँ पर आपको नदी बना करके एक ऐसे लाइन बना करके बाकी सबको साफ कर दिया जाए मान लो, और यहाँ इस तरीके से आपको एक लाइन दिखा दी जाए और पूछे कि सिंधु नदी बताएं या ये कौन सी नदी है, या आपसे सीधा बोल दिया जाएगा कि मैप के ऊपर सिंधु नदी दिखाएं, तो आपको सिंधु नदी दिखानी होगी। आपको इस तरीके से एक लाइन लगा देनी है और लिख देना है सिंधु नदी। तो आपको लोकेशन याद करनी पड़ेगी बच्चों। उसके बाद आपके सिलेबस में है सतलुज नदी। तो जो सिंधु की सबसे दक्षिण भाग की जो नदी है, सहायक नदी, दोनों लगभग एक जगह से निकलती है। मैंने बताया था सिंधु के यहाँ हिमाचल में जब एंट्री करती है तो सिपकिला दर्रा बनता है। तो ये जो नदी है बच्चों, यहाँ पर है आपकी सतलुज। अगर यहाँ इस तरीके से निशान लगा के पूछ लिया जाए कि ये कौन सी नदी है, तो आपको बताना है सतलुज। या फिर ये पूछ लिया जाए कि सतलुज नदी को मानचित्र पर दिखाएं, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए आपको एक लाइन खींच देनी है और लिख देना है सतलुज। ठीक है, उसके बाद आपके सिलेबस में है बच्चों ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र भी नदी जो है तिब्बत से निकलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री करती है। उसके बाद असम होकर के ये बांग्लादेश में चली जाती है। अब दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो यहाँ पर एक निशान लगा दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सी नदी है, इस तरीके से, तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी। या आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर है, तो आपको दिखाना है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, आपको इस तरीके से मैप पर लाइन लगा देनी है और आपको लिखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी। याद रहेगा बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं गंगा नदी की। अब यहाँ भी क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, या तो इस तरीके से यहाँ एक लाइन लगा दी जाए और पूछ ले कि ये कौन सी नदी है ये पूछ ले कि ये कौन सी नदी है, फिर तो आप आसानी से बता दोगे कि ये गंगा नदी है जो कि उत्तराखंड से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर ये न बता करके आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा नदी को मानचित्र पर दिखाएं, तो आपको उत्तराखंड से एक लाइन शुरू करनी है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होकर के आपको बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में मिला देनी है और आपको लिख देना है गंगा नदी। सिंपल। या तो लोकेशन दे दी जाएगी, आपसे नाम पूछा जाएगा, या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा और लोकेशन पूछी जाएगी। उसके बाद यमुना नदी। तो यमुना जो है गंगा नदी के थोड़े से लेफ्ट साइड में पश्चिम की तरफ और आ करके ये प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो अगर इस तरीके से नदी को दिखा दिया जाए केवल इतना, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी नदी है, तो आपको बताना है कि ये यमुना नदी है। या फिर ये पूछ ले कि यमुना नदी को मानचित्र पर दिखाएं, तो आपको कुछ इस तरीके से लाइन लगा देनी है और लिख देना है कि यमुना नदी। ठीक है बच्चों, उत्तराखंड से ये दोनों नदियां आपकी निकलती हैं। उसके बाद एक नदी है आपकी चंबल। कौन सी नदी है? चंबल।
तो पूछेगा कि चंबल नदी दिखाएं। तो चंबल नदी अगर कुछ इस तरीके से आपको एक लाइन दिखा दी जाए एमपी से निकल करके यमुना में मिलती हुई, और आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सी नदी है, तो आप सिंपल बता देंगे कि ये चंबल नदी है, इस तरीके से। और अगर आपसे इस तरीके से ना पूछ करके आपको कहे कि चंबल नदी को मानचित्र पर दिखाएं, तो आपको इस तरीके से मैप पर एक लाइन बनानी है बच्चों और लिख देना है चंबल नदी। ठीक है। उसके बाद आपके सिलेबस में आती है लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है बच्चों अरावली से निकलती है और गुजरात के कच्छोफ रण में जाकर के खत्म हो जाती है, इस तरीके से। ये जो नदी है बच्चों किसी भी सागर में या समुद्र में नहीं गिरती है, ये कच्छ के रण में जाकर के खत्म हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना कुछ इस तरीके से है कि राजस्थान भारत की वह कौन सी नदी है जो कच्छ ऑफ रण में जाकर के खत्म हो जाती है, तो आपको लूनी नदी यहाँ बना देनी है। हमें पता है कि यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है और अरावली से निकलती है आपकी लूनी नदी जो कि कच्छ ऑफ रण में जाकर के खत्म हो जाती है। तो अगर यहाँ निशान लगा हो तो आपको लूनी लिख देना है, और अगर आपसे लूनी पूछा जाए तो यहाँ निशान लगा देना है। ठीक है। उसके बाद आपकी दो नदियां यहाँ पर है जो पश्चिम की तरफ बह करके अरब सागर में गिरती है। ऊपर की तरफ आपकी नर्मदा नदी, ये आपकी नर्मदा नदी, और नीचे आपकी ताप्ती। अब इन दो नदियों के बारे में आपको जो जानने की जरूरत है, तो बच्चों नर्मदा के ऊपर है आपकी विंध्याचल रेंज और नर्मदा एवं ताप्ती के बीच में है आपकी सतपुड़ा रेंज। उन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है आपकी नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी की खास विशेषता यह है कि यह इन दो पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी से होकर बहती है और जा करके अरब सागर में गिरती है। अरब सागर की हम बात करें तो यहाँ खंबात की खाड़ी में गिरती है, और खंबात की खाड़ी में गिरती है, यहाँ डेल्टा नहीं बनाती है। ये जो दो नदियां हैं ताप्ती एवं नर्मदा, ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो सतपुड़ा के नीचे है आपकी ताप्ती नदी। तो ये दो नदियां आपको बच्चों याद रहेगी, ऊपर आपकी नर्मदा, नीचे आपकी ताप्ती, और नर्मदा जो है वो आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इस तरफ भारत के पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में यहाँ एक नदी गिरती है गंगा से पहले, जिसको हम बोलते हैं बच्चों आपकी दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ये है आपकी दामोदर नदी। इसको कभी बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब यहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना को लागू किया गया, जब दामोदर घाटी परियोजना लाई गई, उसके बाद यह नदी जो है बंगाल के लिए वरदान का काम कर रही है। उसके बाद उड़ीसा में एक नदी है बच्चों, ये आपकी जिसको हम बोलते हैं महानदी। कौन सी नदी? महानदी। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा हीराकुंड बांध के बारे में। तो हीराकुंड बांध जो है आपकी महानदी पर बना हुआ है, और यहाँ है आपकी बच्चों महानदी। ठीक है। उसके नीचे आपकी गोदावरी, जो कि दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि या तो ये पूछ लेंगे कि उस नदी को मानचित्र पर दिखाए जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, या फिर ये कहेंगे कि गोदावरी नदी को मानचित्र पर दिखाएं। तो आपको महाराष्ट्र से एक लाइन ले करके इस तरीके से आंध्र प्रदेश के किनारे पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरा देना है, तो वो होगी आपकी गोदावरी नदी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ लाइन लगा करके ये कौन सी नदी है, तो आपको लिख देना है गोदावरी। ठीक है। उसके नीचे आपकी कृष्णा नदी। अब यहाँ याद ये रखना है कि बच्चों पश्चिम बंगाल में थी आपकी दामोदर, फिर उड़ीसा में आपकी महानदी, आंध्र प्रदेश के किनारे पर आपकी गोदावरी, और आंध्र प्रदेश में आपकी कृष्णा, और सबसे नीचे जो है वो है आपकी कावेरी। तो इस तरीके से आपको एक सीरीज जो है याद कर लेनी है। हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछ लिया जाए कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी को उत्तर से दक्षिण में लगाएं, तो सबसे ऊपर उत्तर और सबसे नीचे दक्षिण। तो महानदी सबसे ऊपर, गोदावरी उसके बाद, कृष्णा उसके नीचे, और कावेरी सबसे नीचे। तो आपको इनकी लोकेशन याद कर लेनी है मैप पर अच्छे तरीके से। जिस भी बच्चे को इसे याद करना है, यहाँ पर मैं एक बार ये आप यहाँ पर पॉज करके इन सब को
जूम करके या फिर बगैर जूम किए, जैसे भी आपको अच्छा दिखता है, इन नदियों को अपने मैप पर एक बार भर के देख लें। एक नदी आपसे एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी, 1 नंबर आपका नदी का यहाँ से पक्का हो जाएगा अगर आप इसको अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस की, उसके बाद आपके सिलेबस में नदियों के बाद है कुछ झीलें। झीलों में अगर हम बात करते हैं बच्चों, आपकी वुलर झील, सांभर झील, चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील और वेम्बनाड झील। ठीक है, ये आपकी कुछ झीलें हैं जिनको हमें देखना है। तो झीलों की बात जब हम करते हैं तो बच्चों यहाँ जम्मू कश्मीर में है आपकी वुलर झील। सिलेबस में वुलर दी थी या फिर दूसरी झील दी हुई थी, सिलेबस में आपकी यहाँ पर दी हुई है वुलर झील। बिल्कुल बच्चों, यहाँ जम्मू कश्मीर में है आपकी वुलर झील। ये आपकी यहाँ पर अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, यहाँ एक डॉट लगा करके आपको लिख देना है वुलर झील। ठीक है, वुलर झील। आपसे पूछा जाएगा कि वुलर झील मैप पर दिखाए, जम्मू कश्मीर में एक डॉट लगा देना आपको श्रीनगर के पास। अगर आपसे पूछा जाए सांभर झील तो राजस्थान में यहाँ आपको एक डॉट लगा देना है और लिख देना है सांभर झील। ठीक है, 2 होगी, यहाँ आपको राजस्थान में डॉट लगा करके लिख देना है सांभर झील। तो आपकी वुलर हो गई, आपकी सांभर हो गई। अगर हम बात करें वेम्बनाड झील की, तो वेम्बनाड की अगर हम बात करें तो बच्चों केरल में यहाँ निशान लगा करके आपको लिख देना है वेम्बनाड। आपके सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा कि वेम्बनाड कहाँ है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है वेम्बनाड कहाँ है तो केरल में आपको निशान लगा देना है और बता देना है वेम्बनाड। अगर आपसे पुलिकट झील के बारे में पूछा जाए तो यहाँ तमिलनाडु में, यहाँ आप निशान लगा देंगे और कहेंगे पुलिकट झील। तमिलनाडु में आपकी पुलिकट झील है। उसके बाद अगर आपकी कोलेरू की बात करते हैं, सॉरी यहाँ तमिलनाडु में नहीं होकर के यहाँ आपकी है पुलिकट झील, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ आपकी है पुलिकट झील। अगर हम बात करते हैं बच्चों कोलेरू झील की, तो यहाँ है आपकी कोलेरू, जहाँ पर गोदावरी नदी आपकी गिरती है, लगभग उसी के पास आपकी है कोलेरू झील। और अगर हम बात करें चिल्का झील की, तो ये चिल्का झील भारत की खारे पानी की बड़ी झील। ठीक है, यहाँ उड़ीसा में आपकी चिल्का झील, उड़ीसा में आपकी चिल्का झील, आंध्र प्रदेश में आपकी कोलेरू झील और यहाँ बॉर्डर के ऊपर आपकी पुलिकट झील। उसके बाद वेम्बनाड झील आपकी यहाँ केरल में। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, वेम्बनाड, यहाँ पुलिकट, ये आपकी कोलेरू और उड़ीसा में आपकी चिल्का झील। राजस्थान में यहाँ आपकी सांभर झील। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में आपकी यहाँ पर वुलर झील। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ झीलें हैं जो आपके सिलेबस में हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके सिलेबस में कुछ खाड़ियाँ हैं, कुछ जल डमरू मध्य है। जल डमरू मध्य क्या होता है बच्चों, 2 सतल भागों के बीच में पानी का एक पतला सा भाग जो 2 बड़े जल भागों को आपस में जोड़ता है, उसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। 2 स्थल भागों को ये अलग करता है और 2 बड़े जल भागों को आपस में जोड़ता है, उसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। कुछ खाड़ियाँ हैं, कुछ जल डमरू मध्य है, जिसके बारे में हमें सिलेबस में बात करनी है। तो सिलेबस में है पाक जल डमरू मध्य, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। ठीक है, इनको एक बार हम मैप के ऊपर देख लेते हैं। तो गुजरात का जो ये भाग है बच्चों आपका, ये आपका गुजरात हमें दिखाई दे रहा है। गुजरात में ये जो खाड़ी है, यहाँ ये जो खाड़ी है बच्चों, ये है आपकी कच्छ की खाड़ी। ये जो खाली भाग, यहाँ जो ये खाली भाग बना हुआ है, ये जो पानी का भाग है, इसे हम बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ये जो खाड़ी बनेगी यहाँ, इसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको हम? खंबात की खाड़ी। मैंने अभी बताया था कि यहाँ एक नर्मदा नदी जो है यहाँ पर गिरती है। ठीक है, तो ये आपकी खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात। ये आपकी कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी। और ये जो भाग है बच्चों, दलदली भाग है गुजरात का, जिसको हम
कच्छ के रण के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कच्छ का रण। तो अगर आपसे कच्छ का रण पूछ ले तो गुजरात के ऊपरी भाग को, यहाँ ये जो भाग है गुजरात का, इसको आप मार्क कर देना है और आपको लिख देना है कच्छ का रण। कच्छ की खाड़ी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ आपको निशान लगा देना है और बोल देना है कि कच्छ की खाड़ी। खंबात की खाड़ी पूछ ली जाए तो ये जो है वो है आपकी खंबात की खाड़ी। उसके बाद ये आपको पता है कि ये जो बड़ा भाग है ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। और अगर हम बात करें पाक जलडमरू मध्य की, तो ये जो यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में है बच्चों, तो ये जो नीचे का भाग है ना, ये है आपकी मन्नार की खाड़ी। कौन सी? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? मन्नार की खाड़ी। और ये जो ऊपर का भाग है, आप देखोगे कि हल्के हल्के बीच में डॉट लगे हुए हैं। ये देखो, ये हल्के हल्के डॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे ये डॉट लगे हुए हैं। इन डॉट के नीचे का आपका मन्नार की खाड़ी और ऊपर का आपका पाक जलडमरू मध्य। तो ये आपका पाक जलडमरू मध्य और ऊपर आपका मन्नार की खाड़ी, सॉरी, ऊपर आपका पाक जलडमरू मध्य और नीचे आपकी मन्नार की खाड़ी। तो ये सब चीज़ें बच्चों आपके सिलेबस में है जो कि आपको याद करनी है। तो इन सब के अलावा यही सब चीज़ें जो हैं आपके सिलेबस में है। इन सब के अलावा आपको इंडिया के मैप पे अलग अलग राज्यों की लोकेशन याद करनी है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना करके डाली हुई है। आपकी ये जो भारत की राज्य, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कहानी से सीखें, एक वीडियो डाली गई है। तो आपको जा करके उसकी प्रैक्टिस वहाँ से कर लेनी है। और अंत में टाइम है अब आज के 5 सवालों का। आपको जिन 5 सवालों का जवाब देना है बच्चों, वो 5 सवाल कुछ इस प्रकार से हैं। आपको बताना है कि वुलर झील कहाँ पर है। क्या बताना है आपको? वुलर झील कहाँ पर है। तो आप मुझे वुलर झील बताइए। उसके अलावा आपको ये बताना है कि दामोदर नदी कहाँ पर है। ठीक है, आप अपने मैप में भरेंगे इनको। और चलो मैं ABCD लगा देता हूँ मैप पर, आप उसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना। आपको बताना है कि यहाँ कौन सी झील है। ए, यहाँ इस भाग में ये कौन सी झील है। उसके बाद आपको बताना है कि ये कौन सी नदी है। इसको मैं दे देता हूँ नाम बी। बी जो है कौन सी नदी है। आज जो हमने किया है उसके अलावा हमने किया है ये कौन सा तट है। सी में आपको बताना है कि ये कौन सा तट है। ठीक है, आज हमने नदियों के बारे में किया है, आज हमने झीलों के बारे में किया है, आज हमने तट के बारे में किया है। इसके अलावा दर्रे बचते हैं। आप मुझे बताएंगे बच्चों कि यहाँ सिक्किम में कौन सा दर्रा है। ये आपका डी। और अंतिम जो आपका सवाल है, लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी झील जो है आपको देखने को मिलेगी। ये आपका ई। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी झीलें हैं। तो इन ABCD 5 सवालों के आपको जवाब देने हैं। अगर आप इन 5 सवालों के जवाब अच्छे से दे पाते हैं तो मुझे लगता है कि आप पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आपके 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है एग्ज़ाम में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इसको शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और जुड़े रहें हमारे चैनल PK ज्योग्राफी क्लासेस के साथ।